बताए थे कि कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज द बिगिनिंग ऑफ मेटाफेज, यानी कि वहां से मेटाफेज स्टार्ट हो जाता है। आपको येलो कलर का दिख रहा होगा, तो ये क्या है, सेंट्रोमियर। तो ये सेंट्रोमियर दो क्रोमैटिड को आपस में कनेक्ट करके रखता है, दोनों को होल्ड करके रखता है। आपको दिख रहा होगा, ये देखिए, ये दोनों को क्या कर रहा है, आपस में होल्ड करके रख रहा है। और ये जो ब्लैक कलर का जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये अब क्या करेगा, इस दोनों को खींचेगा। ये दोनों को एक इधर से खींचेगा, एक यहाँ से, ये देखिए, एक यहाँ से ऐसे खींचेगा और एक यहाँ से ऐसे खींचेगा। आपको दिख रहा होगा, तो ये क्या होगा, आपस में टूट जाएगा। ये देखिए, आपको तोड़ के दिखा दिया, देखिए। तो कुछ इस प्रकार ये दोनों जो आपस में जुड़े हुए थे, ये दोनों क्या हो जाएंगे, अलग अलग, दो दिल जुदा जुदा हो जाएंगे। तो कुछ इस प्रकार जो है, क्रोमेटिड उधर और एक क्रोमेटिड इधर, ये दोनों क्या हो रहे हैं, धीरे 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 अलग हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। खींचने वाला कौन है, कैरियोकाइनेसिस का 4 गो स्टेज था। कौन था, प्रोफेज था, मेटाफेज था, एनाफेज था, टीलोफेज था। प्रोफेज देखे, मेटाफेज देखे, मेटाफेज में मिडिल में मिल गया था क्रोमोजोम, एनाफेज में अलग हो गया था क्रोमोजोम, और टीलोफेज में क्या होगा, टीलोफेज में 2 न्यूक्लियाई जो है आपको ये बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा होता है, कार्योकाइनेसिस से एम फेज स्टार्ट हुआ है और साइटोकाइनेसिस के साथ एंड हो जाएगा। इस साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, ये फ्यूरो जो है इस तरफ से ये आगे बढ़ेगा, बढ़ा बढ़ा, और ये जो है इधर से ये आगे बढ़ेगा। तो आगे अंदर की तरफ जा रहा था, तो ये बाहर की तरफ जाएगा, एक तरफ इधर से ये बाहर एक्सटेंड करेगा और ये इधर से एक्सटेंड करेगा बाहर। तो ये 2 न्यूक्लियाई एक ही सेल में प्रेजेंट है, आपको दिख रहा है। अब 2 से ये क्या हो गया, 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 से कुछ उसी प्रकार ये बढ़ते जाएगा। तो न्यूक्लियस का क्या हो रहा है, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन यहाँ पे अराइज हो रहा है। आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन अराइज होता है। कोशिश होते रहा तो एक ऑर्गेनिज्म का ये फॉर्मेशन हुआ। ये ऑर्गेनिज्म आज ये आपके सामने यहाँ खड़ा है। चलिए, हेलो नीटेस्ट फ्रेंड्स, मैं डिस्वेशवाल बायोलॉजी एजुकेटर आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल टारगेट 360 में। तो आज आपके लिए सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन से लेक्चर नंबर 3 लेकर आए हैं। प्रीवियस लेक्चर में यानी कि लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने माइटोसिस के बारे में स्टडी किया था, माइटोसिस के स्टेजेस को देखे थे। तो उसका जो है प्रोफेज और मेटाफेज कंप्लीट हो गया था, और एनाफेज, टीलोफेज और सिग्निफिकेंस वगैरह है। तो ये माइटोसिस का पार्ट 2 लेकर हैं आपके लिए। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपके लिए PLQ है, प्रीवियस लेक्चर क्वेश्चन। तो पहले आप खुद से इसको अटेम्प्ट कर लीजिए 5 क्वेश्चन। आई होप कि आप रिविजन करके आए होंगे, तो इस 5 क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कीजिए। मैं साइड हो जाता हूँ, आप वीडियो पॉज करके इसको पहले अटेम्प्ट कर लीजिए। तो आई होप आप इसको अटेम्प्ट कर लिए होंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन PLQ जो है आपके प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड है, जो भी आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया गया था उससे रिलेटेड ये 5 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग विच फेज ऑफ सेल साइकिल अमाउंट ऑफ DNA इन अ सेल रिमेन्स एट 4C लेवल इफ द इनिशियल अमाउंट इज डोनेटेड एज 2C। यदि इनिशियल अमाउंट ऑफ DNA की बात कर रहा है, ये 2C है, और ये 4C कब किस स्टेज में हो जा रहा है, किस फेज में हो जा रहा है। तो जैसे कि आपको ये सेल साइकिल जब बढ़ा रहे थे तो उसमें बताए थे आपको कि ये तो M फेज है, ये G1 है, ये S है, ये G2 है। और DNA जो डबल हो जाता है, वो DNA का अमाउंट जो डबल होता है वो S फेज में होता है। यहाँ अगर G1 में 2C है, तो वही 2C जो है इनिशियल अमाउंट यहाँ पे आपको डिनोट किया गया हुआ है क्वेश्चन में, और फाइनल अमाउंट जो हो जा रहा है 4C S फेज में हो जा रहा है। DNA का अमाउंट डबल हो जा रहा है, और G2 में भी क्या है, 4C है। ओके, तो आपको वही बताना है कि 4C किस किस में है। तो आप देखिए यहाँ पर S और G2 में आपको दिख रहा होगा, G1 में तो इनिशियल अमाउंट 2C रहेगा। जहाँ G1 है आप इसको पहले इसको ऑप्शन से एलिमिनेट कर दीजिए क्वेश्चन से, G1 S और S। तो यानी कि यहाँ G1 है तो ये भी एलिमिनेट हो गया। ओनली S फेज में तो ओनली यहाँ पर रखा हुआ ये है मेंशन, और यहाँ G2 और S है, तो ये ऑप्शन ज़्यादा सही है। तो D इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, which of the best stage of to count the number and study of morphology of chromosome। तो ऐसा कौन सा स्टेज है जो किसके काउंट, नंबर और मॉर्फोलॉजी ऑफ किसका, क्रोमोसोम का आप स्टडी कर सकते हैं। तो वो आपको बताए थे कि मेटाफेज में आप बेस्ट जो है मॉर्फोलॉजी, क्रोमोसोम के मॉर्फोलॉजी को स्टडी कर सकते हैं। ओके, तो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, द कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर इनवेलप इन अ सेल साइकिल मार्क्स द। तो कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली टूट जाता है इन अ सेल साइकिल, मार्क्स वो किसको मार्क्स कर रहा है। यानी कि जब आपको बताए थे कि कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज द बिगिनिंग ऑफ मेटाफेज, यानी कि वहां से मेटाफेज स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन होगा किसका, न्यूक्लियर इनवेलप का, तो वहां से मेटाफेज स्टार्ट हो जाता है। तो आप देख लीजिए, स्टार्ट ऑफ प्रोफेज ऑफ माइटोसिस नहीं, मेटाफेज। इंड ऑफ मेटाफेज, मेटाफेज इंड नहीं होता है, स्टार्ट होता है, तो बी भी एलिमिनेट हो जाएगा। इंड ऑफ एनाफेज नहीं, एनाफेज तो अभी जिक्र ही नहीं किए थे। स्टार्ट ऑफ मेटाफेज ऑफ माइटोसिस, तो डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए स्टूडेंट, द फेज कैरेक्टराइज्ड बाय द अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम एट द इक्वेटर इज। तो वो कौन सा फेज है कैरेक्टराइज्ड बाय द अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम जो है इक्वेटर पे आ जाता है।
तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज या टीलोफेज। तो आपको बताए थे मेटाफेज के बारे में, आपको 3M से याद करवाए थे। M पहला मोटा फेज, सबसे क्रोमोजोम सबसे ज़्यादा मोटा, ज़्यादा कंडेंस यहीं पे होता है। एक M से बताया था कि मिडिल में मिल गए, और एक M से बताया था कि मॉर्फोलॉजी को स्टडी किया जाता है बेस्ट। तो ये हो जाएगा मेटाफेज। बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो यहाँ M मतलब कि मिडिल में मिल गए, यानी कि इक्वेटर पे क्रोमोजोम अलाइन हो जाते हैं। ओके, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन को देखिए। इन विच स्टेज ऑफ सेल साइकिल इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोजोम टेक प्लेस। तो वो स्टेज बताइए सेल साइकिल का जहाँ इनिशिएशन होता है किसका, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोजोम टेक प्लेस। ओके, आपको बताना है। तो जो इनिशिएशन मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग। तो कंडेंसेशन स्टार्टिंग कहाँ होता है, क्रोमोजोम मतलब कंडेंसेशन कब स्टार्ट होता है, प्रोफेज में। तो ये देखिए प्रोफेज किस में, डी में है। तो डी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 5। तो आई होप आपको ये 5 क्वेश्चन सही हुए होंगे, और आप जरूर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा कि आपका 5 में से कितना स्कोर हो रहा है। ओके, ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड था। आपको प्रोफेज और एनाफेज पढ़ाया गया था, उसी से रिलेटेड था। तो इसको इरेज करते हैं और आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो अभी तक हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, हम लोग जो है माइटोसिस के बारे में पढ़ रहे थे। तो आपको बताए थे हम लोग का टॉपिक चल रहा था माइटोसिस। ओके, आज माइटोसिस का पार्ट 2 है, ये पार्ट 2 है। आज के लेक्चर में कोशिश करेंगे माइटोसिस कंप्लीट हो जाए, ताकि नेक्स्ट लेक्चर से मियोसिस स्टार्ट करेंगे। ओके, तो ये देखिए माइटोसिस है। तो माइटोसिस में जैसे ये था माइटोसिस, ये था इंटरफेज G1, S और G2। आपको एक बार रिकॉल करा देते हैं प्रीवियस लेक्चर में क्या क्या पढ़े थे, और प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड। तो ये जो है आपका, ये है इंटरफेज G1, S और G2। तो ये इंटरफेज था। इंटरफेज में 3 फेज में फर्दर डिवाइड है, G1, S और G2। और ये है आपका M फेज। ये क्या है, सेल साइकिल का M फेज। तो ये M फेज यानी कि माइटोटिक फेज। तो इसमें क्या होता है, माइटोटिक फेज में पहले तो कैरियोकाइनेसिस होता है। कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियर का डिवीजन। एंड सेकेंड वन इज साइटोकाइनेसिस। आपको कल भी बताए थे प्रीवियस लेक्चर में। तो साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या हुआ, साइटोप्लाज्म का डिवीजन। तो कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियर का जो डिवीजन हो रहा था वो 4 स्टेज में हो रहा था। न्यूक्लियर का डिवीजन 4 स्टेज में हो रहा था। बोलिए, पहला प्रोफेज, सेकेंड वन इज मेटाफेज। आपको पी मैट से याद करवाए थे, पी मैट। पी फॉर प्रोफेज, एम स्टैंड फॉर मेटाफेज, ए स्टैंड फॉर एनाफेज एंड टी स्टैंड फॉर टीलोफेज। तो हम लोग प्रोफेज और मेटाफेज को कंप्लीट कर चुके थे। ये प्रोफेज आपको प्रीवियस लेक्चर में कराया गया था, मेटाफेज भी आपको प्रीवियस लेक्चर में कराया गया था। कंप्लीटली इसके बारे में स्टडी किए थे डिटेल में। आज के लेक्चर में स्टूडेंट एनाफेज और टीलोफेज के बारे में पढ़ेंगे, और साइटोकाइनेसिस के बारे में पढ़ेंगे, और देन उसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस स्टार्ट करेंगे। ओके, तो तैयार हैं आप लोग, इसको इरेज करते हैं और एनाफेज को स्टार्ट करते हैं। तो आपको एनाफेज पढ़ना है, टीलोफेज पढ़ना है, देन साइटोकाइनेसिस पढ़ना है। तो टूडे लेक्चर भी जान गए आप कि आज आपको क्या पढ़ना है। तो आप लोग हेडिंग दीजिए एनाफेज। तो स्टार्ट करते हैं एनाफेज से। एनाफेज, तो एनाफेज के बारे में बात करें उससे पहले मेटाफेज आपको बता देते हैं कि मेटाफेज में क्या था। तो कुछ इस प्रकार मेटाफेज था। ये क्या है, स्पिंडल फाइबर्स, एस्टर है जो, ये क्या है, एस्टर। और मेटाफेज का स्टेज बना रहा है। तो मेटाफेज में क्या था, क्रोमोजोम बीच मिडिल में मिले हुए थे, यानी कि इक्वेटर में थे, जिसको इक्वेटोरियल प्लेट या मेटाफेजिक प्लेट आप लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ मेटाफेज में यहाँ पे जो है क्रोमोजोम बीच इक्वेटर पे अलाइन होते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार जो है। तो टोटल कितने आपके सेल में क्रोमोजोम होता है, 23 पेयर, यानी कि 46 क्रोमोजोम। तो 46 क्रोमोजोम इस तरह से ये अलाइन होंगे। ओके, और ये जो है किससे अटैच थे, तो स्पिंडल फाइबर के थ्रू अटैच थे। ये स्पिंडल फाइबर के थ्रू अटैच थे। तो जहाँ अटैच थे, किस पॉइंट पर अटैच थे, कनाइटोकोस्ट। तो क्रोमोजोम में आपको बताए थे कि एक सेंट्रोमियर होता है। सेंट्रोमियर जैसे आपको तो
आपको जब सेल साइकिल एंड सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ाए थे तो उसमें बताए थे कि ये जो है ये क्या है, सेंट्रोमियर। ये क्या है, सेंट्रोमियर। ये देखिए सेंट्रोमियर, तो ये है सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर क्या करता है, सेंट्रोमियर ये दो क्रोमेटिड को, ये दो क्रोमेटिड, एक क्रोमेटिड ये स्टूडेंट रेड वाला और एक क्रोमेटिड ये, तो ये दोनों क्रोमेटिड को क्या करता है, आपस में होल्ड करके रखता है। आपस में क्या करता है, होल्ड करके रखता है दोनों क्रोमेटिड को। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट था, मार्कर, यहाँ पे क्या प्रेजेंट था, यहाँ पे प्रेजेंट था कैनाइटोकोर्स। तो ये कैनाइटोकोर्स से स्पिंडल फाइबर अटैच होता है, ये कैनाइटोकोर्स है। ओके, तो जैसे देखिए ये आपको बताते हैं, जैसे ये है, इसको लीजिए, ये है। ओके, तो इसमें क्या है, इसमें है कि ये एक क्रोमेटिड है, सिस्टर क्रोमेटिड, ये एक क्रोमेटिड है। तो ये दोनों क्रोमेटिड आपस में जो होल्ड करके रखे हुआ है वो कौन है, वो है सेंट्रोमियर। ये जो ब्लू वाला बना है यहाँ पे सेंट्रोमियर, जो आपको येलो कलर का दिख रहा होगा, तो ये क्या है, सेंट्रोमियर। तो ये सेंट्रोमियर दो क्रोमेटिड को आपस में कनेक्ट करके रखता है, दोनों को होल्ड करके रखता है। आपको दिख रहा होगा, ये देखिए, ये दोनों को क्या कर रहा है, आपस में होल्ड करके रख रहा है। और ये जो ब्लैक कलर का जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये क्या है, कैनाइटोकोर्स। आपको प्रीवियस लेक्चर में बताए थे। तो ये कैनाइटोकोर्स क्या करता है, कैनाइटोकोर्स से स्पिंडल फाइबर कुछ इस प्रकार निकला हुआ होता है। ये देखिए कैनाइटोकोर्स से स्पिंडल फाइबर अटैच है। तो यहाँ पे ये कर दिए। तो ये तो बात आपका हो गया मेटाफेज का। ये तो कल ही हम लोग जो है डिस्कस किए थे इसके बारे में कि क्रोमोजोम कहाँ अलाइन होता है, इक्वेटर पे। तो क्रोमोजोम कहाँ पे है, क्रोमोजोम एट इक्वेटर है, जिसको हम लोग मेटाफेजिक प्लेट बोलते हैं या इक्वेटोरियल प्लेट बोलिए। ओके, इसको इक्वेटोरियल प्लेट पे ये है। ये क्या है, ये है एस्टर। और ये धागे जैसा आपको स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, ये क्या है, स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर किससे अटैच है, तो स्पिंडल फाइबर कैनाइटोकोर्स से अटैच है, क्रोमोजोम के। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आया। अब जो बात करेंगे हम लोग एनाफेज को, अब यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। ये तो मेटाफेज का बात था, ये क्या है, मेटाफेज है। ये तो एनाफेज नहीं है, ये मेटाफेज है। तो एनाफेज का मतलब क्या हुआ, एना, ए से याद रखिए, अलग अलग, अलग अलग। अब देखिए आपको जो ये क्रोमोजोम बीच इक्वेटोरियल पे, इक्वेटर पे जो अलाइन है, ये क्रोमोजोम, एक क्रोमोजोम, एक क्रोमोजोम, ये जो बीच इक्वेटर पे अलाइन है, ये क्या होगा, अलग हो जाएगा। इसलिए एनाफेज क्या लिखे, अलग अलग। आप इसको ठीक से याद रखिएगा कि ये जो दो क्रोमोजोम का जो क्रोमेटिड है, ये एक क्रोमोजोम का जो ये एक क्रोमोजोम है, यहाँ आपको दिख रहा होगा, ये एक क्रोमोजोम का जो ये क्रोमेटिड ये हुआ, एक क्रोमेटिड ये हुआ, ये दोनों आपस में होल्ड है किसके थ्रू, तो ये है सेंट्रोमियर के थ्रू। और यहाँ कैनाइटोकोर्स है, तो कैनाइटोकोर्स से क्या निकला हुआ है, स्पिंडल फाइबर। यहाँ देखिए स्पिंडल फाइबर यहाँ से निकला हुआ होगा। स्पिंडल फाइबर जो निकला हुआ होगा, ये अब क्या करेगा, इस दोनों को खींचेगा। ये दोनों को एक इधर से खींचेगा, एक यहाँ से, ये देखिए, एक यहाँ से ऐसे खींचेगा और एक यहाँ से ऐसे खींचेगा। आपको दिख रहा होगा, तो ये क्या होगा, आपस में टूट जाएगा। ये देखिए, आपको तोड़ के दिखा दिए, देखिए, तो कुछ इस प्रकार ये हिस्सा हो जाता है। ओके, तो इसी को आप लोग को ये पढ़ना है। ये देखिए, अब ये दोनों जो आपस में जुड़े हुए थे, ये दोनों क्या हो जाएंगे, अलग अलग, दो दिल जुदा जुदा हो जाएंगे। तो कुछ इस प्रकार जो है आपका ये हो जाएगा। ओके, टूट गया ये। तो आपको इससे समझाते हैं, इस वाले से समझाते हैं। ये देखिए, तो ये कुछ इस प्रकार जो है, ये इसको खींचेगा, ये इसको खींचेगा, दिख रहा है। तो ये जो एस्टर है, ये एस्टर क्या करेगा, ये एस्टर क्या करेगा, एस्टर जो स्पिंडल फाइबर इससे निकले हुए हैं, स्पिंडल फाइबर्स इस सेंट्रोमियर को ये दोनों क्रोमेटिड को खींचेगा। तो ये एक ऐसे खिंचाएगा, एक ऐसे खिंचाएगा। ये देखिए, खींचने वाला कौन है, ये दोनों, ये क्या है, एस्टर ये दोनों को क्या कर रहा है, अलग कर रहा है। और एक अपने उधर बुला रहा है और एक इधर बुला रहा है। तो कुछ उसी प्रकार आपको डायग्राम बना के दिखा देते हैं कि आफ्टर एनाफेज में क्या होता है। तो एनाफेज में तो ये होगा, तो ये एस्टर वही है जो खींचने का काम कर रहा है, दो दिल को अलग अलग कर रहा है। ये है एस्टर। एस्टर ये क्या है, एस्टर। ओके, तो एस्टर क्या कर रहा है, खींचने का काम कर रहा है। ये देखिए, कुछ इस प्रकार ये दोनों एक क्रोमोजोम के दो क्रोमेटिड को क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। किसके थ्रू, तो बाय द स्पिंडल फाइबर। ये देखिए,
आपको दिख रहा होगा अब ये फिगर में, ये देखिए दोनों एक क्रोमोजोम के दोनों क्रोमेटिड साथ में थे यहाँ पर मेटाफेज का, ये मेटाफेज का बात है, ये कल के लेक्चर वाला बात है। और ये आज क्या हुआ, आज एनाफेज में हम लोग क्या देखे कि एनाफेज यानी कि अलग अलग दोनों क्रोमेटिड क्या हो गए, अलग अलग, तो इसी को बोलते हैं एनाफेज। और ये दोनों, ये कौन खींच रहा है, तो ये खींच रहा है एस्टर स्पिंडल फाइबर के थ्रू दोनों सेंट्रोमियर को अलग कर रहा है, अलग करके, और ये दोनों को अपने अलग अलग अपोजिट पोल पे बुला लेगा। एक दोनों क्रोमेटिड एक इधर और एक इधर चलाएगा। इसको क्या बोलेंगे, ये देखिए, ये जो ब्लू कलर का जो बना है आपको, ये क्या है, डॉटर क्रोमोजोम, ये है डॉटर क्रोमोजोम। अब ये अलग एक क्रोमोजोम ये हो गया और एक क्रोमोजोम ये हो गया, और ये दोनों अलग अलग हो गए तो इसको क्रोमोजोम बोलेंगे। ये क्या है, ये क्रोमोजोम जो अलग हुए हैं, ये जो क्रोमेटिड अलग हुआ है, जो क्रोमोजोम के फॉर्म में आ गया है, ये क्रोमोजोम किससे आया है, इसी से आया है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डॉटर क्रोमोजोम। ओके, तो क्या हुआ है एक्चुअली में, इसको पॉइंट बाय पॉइंट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर। क्या हुआ है, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर का क्या हुआ, स्प्लिटिंग हुआ है। ये जो सेंट्रोमियर था यहाँ पे प्रेजेंट, जो ब्लैक कलर का था, ये जो ब्लैक कलर का सेंट्रोमियर कहाँ गया, ये देखिए, हाँ, ये जो सॉरी ब्लैक कलर का बोल रहा है, येलो कलर का जो सेंट्रोमियर था ये स्प्लिट कट गया, यानी कि टूट गया, और कुछ इस प्रकार जो है ये ऐसे जा रहा है और ये कुछ इस प्रकार ऐसे आ रहा है। ओके, इस समझ रहे हैं। तो सेंट्रोमियर आर फेसिंग टुवर्ड, सेंट्रोमियर क्या है, ये सेंट्रोमियर जो है फेसिंग टुवर्ड द पोल्स, पोल्स की तरफ जा रहा है। इसको लिखिए, सेंट्रोमियर आर फेसिंग टुवर्ड्स द पोल्स एंड ये जो इसका आर्म्स है ये पीछे छूट रहा है, पीछे छूट रहा है ना, ये जब खींच रहा है तो आर्म्स पीछे रह जा रहा है, एंड आर्म्स आर टेलिंग बिहाइंड, टेलिंग बिहाइंड। ओके, तो ये हो रहा है एनाफेज में। और ये दो डॉटर क्रोमोजोम को क्या बोल रहे हैं, ये जो डॉटर क्रोमेटिड है उसको क्या बोल रहे हैं, डॉटर क्रोमोजोम। ओके, तो इसको क्या बोल रहे हैं, जो डॉटर क्रोमेटिड जो अलग हुए हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डॉटर क्रोमेटिड जो अलग हुए उसको बोलते हैं डॉटर क्रोमोजोम। ओके, नेक्स्ट, तो एनाफेज आर कैरेक्टराइज्ड बाय, लिखिए, द एनाफेज आर कैरेक्टराइज्ड बाय, क्या हो रहा है एनाफेज के साथ, तो एनाफेज स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय सेंट्रोमियर स्प्लिट हो रहा है ना, सेंट्रोमियर जो है स्प्लिट हो रहा है। इसको लिखते हैं, इसका क्या कैरेक्टर है, सेंट्रोमियर आर स्प्लिट and two chromatids and sister chromatid are separate। यही हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो क्रोमेटिड कहाँ मूव कर रहा है, अपोजिट पोल में। ये जो क्रोमेटिड जो डॉटर क्रोमोसोम है ये कहाँ मूव कर जा रहा है, ये अपोजिट पोल से मूव कर जा रहा है। ओके, तो क्रोमेटिड मूव्स टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स। ओके, तो ये है एनाफेज की कहानी। एनाफेज यानी कि अलग अलग, अलग अलग कहने का मतलब ये है कि ये क्रोमोजोम जो है, क्रोमोजोम के दो क्रोमेटिड दोनों क्या हो रहे हैं, आपस में अलग अलग हो जा रहे हैं। तो ये स्पिंडल फाइबर है, स्पिंडल फाइबर क्या कर रहा है, ये दोनों एक क्रोमोजोम को दोनों को खींच रहा है और दोनों क्रोमेटिड को अलग करने का ये काम कर रहा है। समझ रहे हैं। तो क्रोमोजोम एट इक्वेटर पे था, ये मेटाफेज का कहानी है, और ये एनाफेज का कहानी है। अब जब एनाफेज में खींचा जाएगा तो ये देखिए, ये हो गया एक सेंट्रोमियर, एक क्रोमेटिड उधर और एक क्रोमेटिड इधर, ये दोनों क्या हो रहे हैं, धीरे 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 अलग हो रहे हैं। खींचने वाला कौन है, एस्टर स्पिंडल फाइबर इसको खींच रहा है, और ये दोनों जब अलग होंगे इसको क्या बोलेंगे, डॉटर क्रोमोजोम बोलेंगे। तो कुछ उसी प्रकार स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग हुआ, क्रोमोजोम्स आर फेसिंग टुवर्ड्स द पोल्स, क्रोमोजोम सेंट्रोमियर, ये जो सेंट्रोमियर है इसको क्या बोलेंगे, सेंट्रोमियर। ये आप देखिए कि किधर फेसिंग टुवर्ड्स, इसका कहाँ पे है, पोल्स की तरफ है, एंड आर्म्स आर टेलिंग बिहाइंड, आर्म्स किधर है, ये जो आर्म्स है, ये आर्म्स आर टेलिंग बिहाइंड, ये पीछे छूट रहा है। ओके, आपको दिख रहा होगा।
डॉटर क्रोमेटिड को क्या बोल रहे हैं, डॉटर क्रोमोसोम। ये जो क्रोमेटिड है जो अलग अलग हुए हैं उसको क्या बोलेंगे, डॉटर क्रोमोसोम। ओके, द एनाफेज आर कैरेक्टराइज बाय सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड सिस्टर क्रोमेटिड आर सेपरेट। एनाफेज के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो ये दोनों स्प्लिट हो जा रहे हैं और सिस्टर क्रोमेटिड्स सेपरेट हो जा रहे हैं। क्रोमेटिड्स मूव्स टुवर्ड्स द अपोजिट पोल, और क्रोमेटिड कहाँ चले जाएंगे, अपोजिट पोल्स पे चले जाएंगे। तो ये है एनाफेज। देन उसके बाद हम लोग टीलोफेज स्टार्ट करेंगे, आप इसको नोट डाउन कीजिए। तो आई होप स्टूडेंट आप इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। तो इसको इरेज करते हैं। तो एनाफेज के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। एनाफेज मतलब अलग अलग, आप लोग याद रखिएगा, कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा। एनाफेज मतलब अलग अलग। ओके, तो जो क्रोमोजोम है वो अलग हो जा रहा है दो क्रोमेटिड के फॉर्म में, जिसको हम लोग डॉटर क्रोमोजोम बोल रहे हैं। खींचने वाला कौन है, दोनों को अलग करने वाला कौन है, तो वो है स्पिंडल फाइबर। ओके, स्पिंडल फाइबर के थ्रू वो अलग हो जाता है। तो अब हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट टीलोफेज। तो कैरियोकाइनेसिस में हम लोग अभी तक क्या क्या पढ़े, मेटाफेज, मेटाफेज, प्रोफेज, मेटाफेज और टीलोफेज, एनाफेज, सॉरी क्या क्या बोल रहे हैं। तो हम लोग जो है कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस में क्या क्या पढ़ लिए, प्रोफेज, मेटाफेज एंड देन एनाफेज। ये हो गया हम लोग का कंप्लीट। एक लास्ट जो बच रहा है प्रोफेज। अब लास्ट जो बचा कैरियोकाइनेसिस का लास्ट स्टेज, दैट इज टीलोफेज। तो अब हम लोग टीलोफेज के बारे में पढ़ते हैं। ओके, तो आप लोग हेडिंग दीजिए टीलोफेज। तो कैरियोकाइनेसिस का ये लास्ट स्टेज है, कैरियोकाइनेसिस का ये क्या है, लास्ट स्टेज। तो आप लोग हेडिंग दीजिए टीलोफेज। तो टीलोफेज को टी स्टैंड फॉर टीलोफेज और टी स्टैंड फॉर टू न्यूक्लियाई। तो ये जो टीलोफेज में क्या होगा, दो न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो जाएगा, टू न्यूक्लियाई। ओके, आपको एक बार प्रोफेज और एक बार टीलोफेज से रिलेट कराते हैं कि हम लोग प्रोफेज में क्या पढ़े थे और हम लोग टीलोफेज में क्या पढ़ेंगे। ओके, तो प्रोफेज की बात करें स्टूडेंट, तो प्रोफेज में हम लोग सी डी एस पढ़े थे, यही पढ़े थे। सी डी एस में क्या पढ़े थे, तो इसमें पढ़े थे कि क्रोमैटिन कंडेंसेशन स्टार्ट हो रहा था। क्रोमैटिन कंडेंसेशन और क्रोमैटिन स्टार्ट। तो क्रोमैटिन कंडेंसेशन स्टार्ट हो रहा था। सेंट्रियोलर मूवमेंट भी स्टार्ट हो गया था, यही पढ़े थे। और क्या पढ़े थे, डी फॉर डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यानी कि डिसइंटीग्रेशन मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का क्या मतलब था, डिसइंटीग्रेशन ऑफ, आपको ये लिखवाए हुए हैं तो आप इसको नहीं लिखिएगा, आपको सिर्फ रिलेट कराने के लिए इस बात को लिख रहे हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एनएम लिख देते हैं, आप लोग समझ जाइएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उसके बाद क्या हो रहा था, इसमें डिसअपियरेंस हो रहा था, किसका, सेल ऑर्गेनेल्स का। तो सेल ऑर्गेनेल्स जो भी था वो क्या हो रहा था, डिसअपियरेंस ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स, गायब हो रहा था। ओके, ये डिसअपियर हो रहा था। ओके, ऑर्गेनेल्स, यहाँ तक बात समझ में आया। एस फोर क्या पढ़े थे, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन। तो स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन यही पढ़े थे। अब हम लोग यहाँ टीलोफेज की बात करते हैं। तो टीलोफेज में भी यही चीज़ देखेंगे। टीलोफेज में क्या देखेंगे, तो टीलोफेज में देखेंगे यहाँ पर क्रोमैटिन कंडेंसेशन स्टार्ट हो गया था और क्रोमोजोम के फॉर्म में आ गया था। वही क्रोमोजोम को हम लोग एनाफेज में क्या किए, दोनों को अलग किए, दोनों क्रोमैटिड यानी कि दो क्रोमैटिड को अलग किए। एक क्रोमोजोम में दो क्रोमैटिड होता है, वो दोनों क्रोमैटिड को क्या किए थे, अलग किए थे। ये काम क्या किस में किए, अभी पीछे वाले स्टेज में किए, एनाफेज में किए थे। तो टीलोफेज में क्या होगा, टीलोफेज में जो वो क्रोमोजोम है वो डीकंडेंस हो जाएगा और क्रोमैटिन के फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, आप लोग सी से लिखिए, क्रोमोजोम क्रोमोजोम डीकंडेंसेशन, डी कंडेंस, क्रोमोजोम क्या हो जाएगा, डीकंडेंस होगा, कंडेंस, और क्रोमोजोम डीकंडेंस होके क्रोमैटिन के फॉर्म में आ जाएगा। ओके, तो क्या हो रहा है, सेंट्रियोलर मूवमेंट जो था, यहाँ पे सेंट्रियोलर मूवमेंट का कोई रिलेशन नहीं है। यहाँ पे सेंट्रियोलर मूवमेंट, ये तो मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे कोई इंड वगैरह नहीं होता है। यहाँ पे क्या होगा, तो अब क्रोमोजोम लूज देयर आइडेंटिटी, लॉस देयर, अपने आइडेंटिटी को क्या करेगा, ये लॉस कर देगा। क्रोमोजोम लॉस देयर आइडेंटिटी एंड कन्वर्ट इनटू क्रोमैटिन के फॉर्म में आ गया। ये एक सी का बात हुआ, सी से ये। अब हम लोग डी से बात करते हैं। तो यहाँ पे जो डी है, यहाँ पर क्या हो रहा था, डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, डिसइंटीग्रेशन यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिसइंटीग्रेशन, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट रहा था। और यहाँ क्या होगा, रीइंटीग्रेशन होगा। तो यहाँ आर लिखते हैं, यहाँ आर से समझिएगा। तो रीइंटीग्रेशन
ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एनएम स्टैंड फॉर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो रहा है, बन रहा है चारों तरफ, जो क्रोमेटिन के चारों तरफ क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनेगा। तो टेलोफेज 2 न्यूक्लियाई का क्या मतलब था, ये टेलोफेज में 2 न्यूक्लियाई का क्या मतलब है कि इसका मतलब है कि ये आपका एक सेल है, सेल में अब 2 न्यूक्लियाई हो गया, 2 न्यूक्लियाई के चारों तरफ री इंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी आ गए और इसके अंदर क्या है, क्रोमेटिन है, ये है क्रोमेटिन, ये क्या है, क्रोमेटिन। तो ये है आपका क्रोमेटिन, ये क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, एनएम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो री इंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे देखिए डिसअपीयरेंस ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स, यानी कि प्रोफेज में क्या हो रहा था, सेल ऑर्गेनेल्स सब डिसअपियर हो रहा था, यहाँ पर क्या होंगे, रीअपियर, यहाँ पे क्या होंगे स्टूडेंट, रीअपियर, रीअपियरेंस ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स। ओके, अब देखिए स्पिंडल फाइबर क्या हो रहा था, एस फॉर स्पिंडल फाइबर क्या हो रहा था, फॉर्मेशन हो रहा था, वहां पे स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया था, फॉर्मेशन नहीं स्टार्ट हुआ था, ठीक, वहां पे स्पिंडल फाइबर्स का स्टार्ट हुआ था किसमें, प्रोफेज में। तो इसमें क्या होगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, स्पिंडल फाइबर यहाँ पे ब्रेक डाउन हो जाएगा, स्पिंडल फाइबर ब्रेक डाउन। जैसे यहाँ रीअपियरेंस ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स हो रहा है, इसमें कौन कौन सा ऑर्गेनेल्स आ रहा है, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस, गोल्गी, ईआर, लाइसोजोम्स, इस प्रकार के ऑर्गेनेल्स जो है, और भी कुछ इसी इसी। तो ये ऑर्गेनेल्स क्या हो रहा है, रीअपियर हो रहा है, यहाँ पर क्या हुए थे, डिसअपियर हो रहे थे। तो ये है आपका टेलोफेज, इसी के साथ जो है आपका कैरियोकाइनेसिस का 4 गो स्टेज था, कौन था, प्रोफेज था, मेटाफेज था, एनाफेज था, टेलोफेज था। प्रोफेज देखे, मेटाफेज देखे, मेटाफेज में मिडिल में मिल गया था क्रोमोजोम, एनाफेज में अलग हो गया था क्रोमोजोम, और टेलोफेज में क्या होगा, टेलोफेज में 2 न्यूक्लियाई जो है आपको ये बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, साइटोकाइनेसिस के बारे में पढ़ेंगे, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, तो इसको रिलेट कराने के लिए जो है आपको हम प्रोफेज का सहायता लिए, ताकि आपको हम टेलोफेज समझा सके। ओके, तो ये आप, आई होप कि आप समझ गए होंगे, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। देन उसके बाद हम लोग जो है साइटोकाइनेसिस के बारे में स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट आप लोग लिख लिए होंगे इसको, यहाँ देखिए आपको उधर दिख नहीं रहा है, तो इसको थोड़ा इधर कर देते हैं, दिखा। तो वो लास्ट में जो लिखा हुआ है इधर क्रोमेटिन, क्रोमेटिन लिखा हुआ है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। ओके, तो ये एनएफ टेलोफेज खत्म हो गया, आप लोग का कैरियोकाइनेसिस टेलोफेज के साथ एंड हो गया। और अब हम लोग जो बात करेंगे, इसको इरेज कर रहे हैं, आई होप आप लोग लिख लिए होंगे। तो अब हम लोग जो बात करेंगे साइटोकाइनेसिस के बारे में बात करेंगे। तो आपको बताए थे कि जो एम फेज जो था वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा था, कैरियोकाइनेसिस से, और एंड किसके साथ हो रहा था, साइटोकाइनेसिस से। तो अब हम लोग साइटोकाइनेसिस के बारे में स्टडी करेंगे। तो आप लोग हेडिंग दीजिए साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस की बात करें, साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या हुआ, साइटोप्लाज्म का डिवीजन। तो इसको लिखिए साइटोप्लाज्म का डिवीजन। ये जो एम फेज में, आपको इधर बताते हैं, एम फेज यानी कि माइटोटिक फेज, माइटोटिक फेज में क्या हो रहा था, सेल एक्चुअली में डिवीजन यहीं पे होता है, आपको बताए थे प्रीवियस लेक्चर में। तो सेल जो डिवीजन हो रहा है वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, कैरियोकाइनेसिस से। कैरियोकाइनेसिस बोले तो न्यूक्लियर का डिवीजन, अभी न्यूक्लियस का आपको टेलोफेज में दिखा कि 2 न्यूक्लियाई हो गया था। तो कैरियोकाइनेसिस मतलब कि न्यूक्लियर का डिवीजन, न्यूक्लियस का डिवीजन, और यहाँ साइटोकाइनेसिस के साथ साइटोप्लाज्म का डिवीजन, यही हो रहा है। तो साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो रहा है। तो पहले कैरियोकाइनेसिस में क्या हो गया, कैरियोकाइनेसिस में देखें कि ये सेल है और ये सेल में 2 न्यूक्लियाई आपके प्रेजेंट हो गए। अब साइटोकाइनेसिस में क्या करेंगे, साइटोप्लाज्म का डिवीजन करेंगे, वही चीज आपको रिलेट कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो एम फेज में ऐसा होता है, कैरियोकाइनेसिस से एम फेज स्टार्ट हुआ है और साइटोकाइनेसिस के साथ एंड हो जाएगा। ओके, तो साइटोप्लाज्म डिवीजन क्या है, साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या है, साइटोप्लाज्म डिवीजन। साइटोप्लाज्म जब डिवीजन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 डॉटर न्यूक्लियाई बनेगा, 2 डॉटर सेल बनेगा, तो 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन होगा, 2 डॉटर सेल, यही होगा। तो ये साइटोकाइनेसिस जो डिवीजन हो रहा है, ये प्लांट में और एनिमल में अलग अलग मैकेनिज्म देखने को मिलता है। तो हम लोग बात करते हैं एनिमल सेल में, और दूसरी तरफ प्लांट सेल में। ओके, तो ये है एनिमल सेल और ये है प्लांट सेल। तो एनिमल सेल में क्या होता है स्टूडेंट, ये देखिए, एनिमल सेल में ये एनिमल का सेल है, ये क्या है, एनिमल का सेल। इस एनिमल के सेल में अभी आपको बताया कि टेलोफेज में 2 न्यूक्लियाई आ गए, इसके बीच में क्या प्रेजेंट है, इसके बीच में प्रेजेंट है ये
डीएनए, क्रोमैटिन। ओके, ये इसका जेनेटिक मटेरियल ये है। और यहाँ पे क्या है, ये। तो ये एनिमल सेल में क्या अपीयरेंस हो जाता है, अपीयर हो जाता है फ्यूरो, इसको बोलते हैं फ्यूरो। ये देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या देखने को मिलता है, इस तरह से फ्यूरो, ये देखिए इस तरह से फ्यूरो। अब इस साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, ये फ्यूरो जो है इस तरफ से ये आगे बढ़ेगा, बढ़ा बढ़ा, और ये जो है इधर से ये आगे बढ़ेगा। तो आगे बढ़ के ये कैसा हो जाएगा, अब कुछ इस प्रकार हो जाएगा। दिखा, जब ये आगे बढ़ेगा तो कुछ इस प्रकार हो जाएगा। यहाँ पे इसका क्या है, न्यूक्लियस, ब्लू से ही बना देते हैं। तो ये है न्यूक्लियस। ओके, तो ये फ्यूरो जो है क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहा है इन द, इसको क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल ऑर्डर में आगे बढ़ रहा है। तो ये सेंट्रीपिटल ऑर्डर में, सेंट्रीपिटल ऑर्डर बोले तो इसका मतलब क्या हुआ, टुवार्ड सेंटर। सेंट्रीपिटल ऑर्डर में ये आगे बढ़ता चला जा रहा है और ये आगे बढ़ता चला जा रहा है। ओके, तो ये टुवार्ड सेंटर। फ्यूरो कहाँ मूव कर रहा है, फ्यूरो मूव टुवार्ड्स सेंटर, सेंटर की तरफ ये बढ़ता जा रहा है, ये बढ़ता जा रहा है। अब क्या होगा, अब देखिए, अब ये जब पूरी तरह से जब ये यहाँ तक पहुँच जाएगा तो एक ये बन गया, और ये दोनों को क्या कर देगा, अलग कर देगा। दोनों अब जो है ये दोनों अलग होगा, ये इसको बोलेंगे डॉटर सेल। और यहाँ पे इसका क्या प्रेजेंट है, इसका प्रेजेंट है जेनेटिक मटेरियल। तो इसको जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे ये इस तरह से ये प्रेजेंट है। तो इस तरह से साइटोकाइनेसिस होके दो सेल अलग होते हैं। ओके, जिसको बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, डॉटर सेल। बात समझ में आया। तो ये होता है एक्चुअली में एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस कुछ इस प्रकार। ओके, तो क्या हो रहा है, यहाँ पर पॉइंट बाय पॉइंट लिखते हैं। अपीयरेंस आपको दिख रहा है, अपीयरेंस ऑफ फ्यूरो, अपीयरेंस ऑफ फ्यूरो इन कहाँ पे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है एनिमल सेल में, किसी प्रकार का सेल वॉल नहीं होता है। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में आपको बताए थे। तो ये एनिमल सेल में क्या प्रेजेंट है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पीएम से लिख दिए हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या अपीयर है, ये जो प्रेजेंट है, ये आपका ये जो स्ट्रक्चर है, इसको क्या बोलेंगे, फ्यूरो। इसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट, फ्यूरो। तो अपीयरेंस ऑफ फ्यूरो इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये फ्यूरो कहाँ मूव कर रहा है, फ्यूरो मूव टुवार्ड्स द सेंटर, ये सेंटर की तरफ बढ़ता जा रहा है, इधर से बढ़ता जा रहा है फ्यूरो, इधर से बढ़ता जा रहा है फ्यूरो, ये बड़ा हो गया। और दोनों फ्यूरो जब मिलेगा तो दोनों दो डॉटर दो सेल में ये बट जाएगा। ओके, तो फ्यूरो मूव टुवार्ड्स द सेंटर, सेंटर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल ऑर्डर। सेंट्रीपिटल ऑर्डर में ये क्या आगे बढ़ रहा है, और ये क्या कर रहा है, डिवाइडिंग द, ये क्या करेगा अब, डिवाइड करेगा, डिवाइडिंग द सेल साइटोप्लाज्म, डिवाइड कर दिया इनटू टू डॉटर सेल्स। ये हो रहा है एनिमल सेल में। तो प्लांट सेल में क्या होता है, तो प्लांट सेल में इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, और इसको यहीं पर रहने देते हैं, यहीं पे हो जाएगा, यहाँ इतना छोटा सा जगह में हो जाएगा। ओके, तो प्लांट सेल की बात करें तो ये प्लांट सेल में आपको पता है कि प्लांट सेल में आउटर मेम्ब्रेन किसका होता है, प्लांट सेल में आउटर मेम्ब्रेन होता है सेल वॉल का। इसके नीचे क्या प्रेजेंट है, इसके नीचे प्रेजेंट है सेल मेम्ब्रेन। तो ये कुछ इस प्रकार सेल मेम्ब्रेन भी बना देते हैं। ओके, और सेल मेम्ब्रेन, और यहाँ क्या प्रेजेंट है, ये दो न्यूक्लियाई। ओके, ये है दो न्यूक्लियाई इसका। न्यूक्लियस के बीच में, न्यूक्लियस के पास क्या है, जेनेटिक मटेरियल कंटेन कर रहा है। और यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे प्लांट सेल में क्या हो रहा है, बीच में बन रहा है ये सेल प्लेट, ये रेड से बनाते हैं, बीच में कुछ इस प्रकार सेल प्लेट, ये सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है। तो बीच में क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट, जो कि एक तरह का वाल है, जिसको मिडिल लैमिला बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, मिडिल लैमिला, मिडिल लैमिला, या आप इसको सेल प्लेट बोलिए। सेल प्लेट का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, तो फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट, एक तरह का वाल है इन द सेंटर ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ प्लांट सेल।
तो प्लांट सेल के बीचों बीच ये सेल प्लेट का फॉर्मेशन हुआ, और ये सेल प्लेट फॉर्मेशन जो हुआ है, अब ये आगे इस तरह से ये आगे बढ़ेगा, ये आगे बढ़ेगा, जैसे कि ये अंदर अंदर की तरफ जा रहा था, तो ये बाहर की तरफ जाएगा, एक तरफ इधर से ये बाहर एक्सटेंड करेगा और ये इधर से एक्सटेंड करेगा बाहर की ओर। तो ये क्या लिखेंगे इसको हम लोग, इसको लिखेंगे सेल प्लेट मूव टुवार्ड्स या एक्सटेंड्स टुवार्ड्स या अवे लिख दीजिए, अवे फ्रॉम द सेंटर, एक्सटेंड अवे फ्रॉम द सेंटर से ये क्या हो रहा है, अवे जा रहा है, ये भी अवे जा रहा है, ये भी अवे जा रहा है। जब ये अवे जाएगा तो क्या होगा, तो कुछ इस प्रकार आपको दिखेगा, ये देखिए ब्लैक, ये है सेल वॉल इसका प्लांट सेल का, ये है इसका सेल मेम्ब्रेन, ये किसका है सेल मेम्ब्रेन, और यहाँ पर ये क्या हो गया, मिडिल लेमिला का ये फॉर्मेशन हो गया, जिसको हम लोग सेल प्लेट बोल रहे हैं। तो ये मिडिल लेमिला का क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया। तो ये देखिए आपको दो सेल में ये बट जाएगा। ओके, ये है इसका मिडिल लेमिला, इस दोनों को क्या कर दिया, अलग कर दिया, एक उधर और एक इधर। इसमें बीचों बीच क्या प्रेजेंट था, बीचों बीच प्रेजेंट था यहाँ पे दो न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस यहाँ बना दिया, एक न्यूक्लियस यहाँ। इसमें क्या है, क्रोमैटिन है, जेनेटिक मटेरियल इसका। तो फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट इन द सेंटर ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ प्लांट सेल, यानी कि फॉर्मेशन होता है सेल प्लेट का बीचों बीच, साइटोप्लाज्म के बीचों बीच सेंटर में सेल प्लेट एक्सटेंड करेगा। सेल प्लेट ये जो है मिडिल लेमिला एक्सटेंड करेगा अवे फ्रॉम द सेंटर की तरफ, सेंटर से दूर जाएगा, यानी कि क्या हो गया, सेंट्रीफ्यूगल ऑर्डर। ये क्या था, सेंट्रीपिटल ऑर्डर में जा रहा था, इसको बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल ऑर्डर। देन उसके बाद क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल बाय मिडिल लेमिला। ओके, तो इसके थ्रू क्या हो रहा है, प्लांट सेल दो सेल में ये बट जा रहा है। तो एक ये हो गया और एक ये हो गया, यहाँ बीच में ये सेल मेम्ब्रेन है, इसका सेल मेम्ब्रेन है, और यहाँ न्यूक्लियस है, यहाँ न्यूक्लियस है, ये तो कुछ इस प्रकार हो जा रहा है। ओके, तो ये था आपका साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन, टू डॉटर सेल कैसे डिवाइड हुआ है आपको बता दिए, तो आप इसको नोट डाउन कीजिए। ओके, देन उसके बाद हम लोग बात करेंगे सिग्निफिकेंस के बारे में। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस एक टॉपिक है, जो लास्ट टॉपिक है माइटोसिस का, उसके बाद चैप्टर लेक्चर इन हो जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट आप इसको नोट डाउन कर लिए होंगे, तो इसको इरेज करते हैं। और अब हम लोग जो है ये साइटोकाइनेसिस हो रहा है, तो ये कंडीशन हो रहा है, दो डॉटर सेल का अरेंजमेंट हो रहा है, दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो रहा है, ये एक सेल से दो डॉटर सेल बन रहा है। ओके, तो ये हो रहा है साइटोकाइनेसिस में। अगर साइटोकाइनेसिस नहीं होता, फेल हो जा रहा है, साइटोकाइनेसिस किसी कारणवश फेल हो जा रहा है, जिसको बोलते हैं फेल्योर इन साइटोकाइनेसिस, तो कैसा कंडीशन अराइज होगा उसके बारे में हम लोग अब स्टडी करेंगे। देन उसका सिग्निफिकेंस को स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग लिखिए, हेडिंग दीजिए फेल्योर इन साइटोकाइनेसिस। अगर साइटोकाइनेसिस नहीं होता है, यानी साइटोकाइनेसिस बोले तो साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं हो रहा है, तो कैसा कंडीशन अराइज होगा, क्या चीज का फॉर्मेशन होगा, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ओके, तो आई होप आपको साइटोकाइनेसिस समझ में आया होगा। और अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक दीजिए आप लोग, फेल्योर इन साइटोकाइनेसिस। फेल्योर इन साइटोकाइनेसिस यानी कि साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म का डिवीजन फेल हो जा रहा है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन किसी कारणवश नहीं हो पा रहा है, किसी ऑर्गेनिज्म में डिवीजन नहीं हो पा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे। इसमें इंक भी खत्म हो गया, अच्छा कोई बात नहीं। तो फेल्योर इन साइटोकाइनेसिस ब्लैक ब्लू से पढ़ लेते हैं। तो इसके बारे में आपको बता दें, आपको एक डायग्राम पहले बनाते हैं। ये कंडीशन कब का था, ये कंडीशन है टीलोफेज का। टीलोफेज में क्या देखे थे, टीलोफेज यानी कि टी से स्टैंड आपको बताए थे, टी से टीलोफेज और टी से टू न्यूक्लियाई। यहाँ पे आपको दो न्यूक्लियस दिख रहा होगा, दिख रहा है, यस और नो, यस। तो ये टू न्यूक्लियाई है, इसमें क्या प्रेजेंट है, क्रोमैटिन प्रेजेंट है। अब इसमें हम लोग नॉर्मल साइटोकाइनेसिस कराए थे, तो यहाँ पे नॉर्मल साइटोकाइनेसिस, जैसा साइटोकाइनेसिस होना चाहिए वो साइटोकाइनेसिस हुआ। यहाँ पे जब साइटोकाइनेसिस हुआ तो हम लोग क्या किए थे, यहाँ पर दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन हुआ, ये कुछ इस प्रकार। तो एक ये और एक ये, दोनों अलग अलग हो गए, इसको हम लोग क्या बोले थे, टू डॉटर सेल्स। ओके, तो ये तो नॉर्मल था, जो अभी हम लोग जस्ट स्टडी की है।
अगर साइटोकाइनेसिस किसी वजह से फेल हो जा रहा है तो दूसरा कंडीशन है कि साइटोकाइनेसिस किसी वजह से फेल हो जा रहा है, साइटोकाइनेसिस फेल्योर मतलब कि फेल्योर ऑफ साइटोकाइनेसिस। ओके, तो क्या होगा यहाँ पर साइटोकाइनेसिस जब फेल्योर यानी फेल हो जाएगा, साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है यानी कि साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं हो रहा है, तो ये तो कंडीशन होगा नहीं। तो कुछ उसी प्रकार ये न्यूक्लियस जो है रह जाएगा, ये न्यूक्लियस एक न्यूक्लियस ये, तो ये एक न्यूक्लियस जिसके पास जेनेटिक मटेरियल है, ये इसके पास जेनेटिक मटेरियल है, तो ये जो है उसी प्रकार रह गया। अब इसमें क्या होगा, डिवीजन होगा, ये दो आपको न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, अब ये दो से क्या हो जाएगा चार, ये हो गया चार, 1 2 3 4, अब ये चार से क्या हो जाएगा 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये देखिए जब ये साइटोकाइनेसिस का फेल्योर हो गया यानी कि साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं हो रहा है, तो उसी प्रकार ये किसी प्रकार का डिवीजन नहीं हो रहा है, यहाँ से डिवीजन हो नहीं रहा है, तो ये दो न्यूक्लियाई एक ही सेल में प्रेजेंट है, आपको दिख रहा है। अब दो से ये क्या हो गया चार, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 से कुछ उसी प्रकार ये बढ़ते जाएगा। तो न्यूक्लियस का क्या हो रहा है, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन यहाँ पे अराइज हो रहा है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन अराइज होता है, इसके वजह से मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन अराइज होता है। मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन आपको दिख रहा है, यहाँ पे बहुत सारे क्या है न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन अराइज होता है किसके वजह से, साइटोकाइनेसिस के फेल्योर की वजह से। साइटोकाइनेसिस फेल कर जा रहा है, साइटोकाइनेसिस नहीं हो पा रहा है, तो क्या हो रहा है, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन अराइज हो रहा है, जिसके वजह से क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ साइनेक्टियम, जिसके वजह से साइनेक्टियम का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, तो किसका फॉर्मेशन हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ साइनेक्टियम। आपको यहाँ तक बात समझ में आया, साइनकिटियम होता है, सॉरी साइनकिटियम, साइनकिटियम। ओके, आप लोग स्पेलिंग थोड़ा देख लीजिएगा। तो ये साइनकिटियम का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसको बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड अराइज होता है, जिसको बोलते हैं साइनकिटियम का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसके वजह से क्या होगा, साइनकिटियम का फॉर्मेशन किसमें देखने को मिलता है, तो ये आपको देखने को मिलता है कोकोनट वाटर, कोकोनट वाटर जो देखते हैं कोकोनट वाटर में और टैपिटम में ये देखने को मिलता है, टैपिटम। तो यहाँ लिख लीजिए इंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट वाटर। ओके, यहाँ तक बात समझ में आया, आप इसको नोट डाउन कीजिए, देन उसके बाद हम आपको एक बार समझाते हैं, रिकॉल करा देंगे, आप इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए। तो आई होप स्टूडेंट आप इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। तो अब आपको एक बार रिकॉल करा देते हैं, देन उसका सिग्निफिकेंस पर स्टार्ट करेंगे। तो फेल्योर इन साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन, साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं हो पा रहा है, तो ये साइटोकाइनेसिस का मतलब है साइटोप्लाज्म का डिवीजन। इसका मतलब होता है साइटोप्लाज्म का डिवीजन, जब फेल्योर हो जाएगा तो साइटोप्लाज्म डिवीजन नहीं होगा। तो फेल्योर इन साइटोकाइनेसिस मतलब क्या हो गया, नॉट साइटोप्लाज्म डिवाइड, नॉट साइटोप्लाज्म डिवीजन, इसका मतलब ये हुआ। ओके, आप ये ऐसा नहीं समझ लिया फेल्योर इन साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या, साइटोप्लाज्म का डिवीजन, ये इसका मतलब साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है साइटोप्लाज्म का डिवीजन। जब फेल्योर हो जाएगा तो ये क्या होता है, ये देखिए ये टीलोफेज का कंडीशन है, टीलोफेज यानी कि 2 न्यूक्लियाई, यानी कि एक सेल में 2 न्यूक्लियाई आपको प्रेजेंट हो गए थे वहाँ पे, और जब कैरियोकाइनेसिस हो चुका था, जब कैरियोकाइनेसिस मतलब कि ये न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया, यहाँ तक हो गया, बात समझ में आया। जब कैरियोकाइनेसिस का लास्ट स्टेज टीलोफेज में हम लोग देखे थे कि 2 न्यूक्लियाई डिवाइड हो गए, तो उसके बाद स्टार्ट होता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हुआ तो नॉर्मल साइटोकाइनेसिस जब होता है तो ये नॉर्मल साइटोकाइनेसिस से 2 सेल अलग हुए, तो जिसको हम लोग बोले 2 डॉटर सेल, तो ये कुछ इस प्रकार हुआ। अगर फेल्योर हो जा रहा है, साइटोकाइनेसिस का क्या हो रहा है, फेल्योर हो जा रहा है, तो जब साइटोकाइनेसिस फेल्योर हो जाएगा तो ये 2 का 2 है, अब ये 2 से क्या हो जाएगा 4, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस के पास जेनेटिक मटेरियल है, इसके पास जेनेटिक, सबके पास जेनेटिक मटेरियल है, तो 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन अराइज हो रहा है। इसको लिखे क्या, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन क्या हो रहा है, अराइज हो रहा है, जिसकी वजह से किसका फॉर्मेशन हो रहा है, साइनकिटियम का फॉर्मेशन हो रहा है। साइनकिटियम का फॉर्मेशन होता है, तो ये किसमें देखने को मिलता है, तो ये कोकोनट वाटर में आपको देखने को मिलता है, ये इसका एग्जाम्पल है, कोकोनट वाटर और टैपिटम में देखने को मिलता है। कोकोनट वाटर यानी कि लिक्विड इंडोस्पर्म इन कोकोनट, लिक्विड इंडोस्पर्म इन कोकोनट जिसको बोलते हैं। ओके, तो कोकोनट वाटर में क्या है, तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होता है, यानी कि बहुत सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। टैपिटम में भी वही होता है। ओके, तो टैपिटम के बारे में आपको जो है क्लास 12 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ाएंगे, और वहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स रिप्रोडक्शन चैप्टर में माइटोसिस और मियोसिस का बहुत
ज़्यादा यूज है और प्लांट किंगडम में भी है, तो ये चैप्टर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और ये बेसिक चैप्टर है, तो आप इसको अच्छे से कवर कीजिए। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, देन उसके बाद हम लोग सिग्निफिकेंस के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, तो आई होप स्टूडेंट आप लोग ये फेल्योर इन साइटोकाइनेसिस समझे होंगे, इसको लिख लिए भी होंगे, जिसको इरेज करते हैं, आप लोग नोट डाउन कर लिए। तो अब हम लोग बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, यानी कि माइटोसिस का क्या इंपॉर्टेंस है। ओके, तो आप लोग हेडिंग दीजिए, एक छोटा सा टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, उसके बाद आपका ये लेक्चर इंड हो जाएगा। ओके, तो आप लोग हेडिंग दीजिए सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। तो सबसे पहले माइटोसिस की बात करें तो माइटोसिस आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुके हैं कि ये एक इक्वेशनल डिवीजन होता है। इक्वेशनल डिवीजन बोले तो ये इक्वेशनल डिवीजन इसमें देखने को मिलता है। इक्वेशनल डिवीजन, इक्वेशनल डिवीजन का क्या मतलब है? इक्वेशनल डिवीजन का मतलब है कि सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन पेरेंट सेल एंड डॉटर सेल, तो सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है इक्वेशनल डिवीजन, यानी कि बोले तो सेम नंबर, यहाँ पे ये नंबर है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन पेरेंट सेल एंड डॉटर सेल, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम देखने को मिलता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। ओके, जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल होता है, ये क्या होता है? जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल, जेनेटिकली आइडेंटिकल होता है, यानी इसका मतलब क्या होगा? बोथ सेल, जो दो सेल डॉटर सेल है उसका जीन क्या है? आइडेंटिकल है, तो बोथ डॉटर सेल जीन आर आइडेंटिकल। इसका मतलब ये हुआ, कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, आप इसको नोट डाउन कीजिए। क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट? इंपॉर्टेंट पॉइंट है ब्लैक मैन कर दिया। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो माइटोसिस हो रहा है ये डिप्लॉयड सेल में, डिप्लॉयड सेल जो होता है उसमें रिस्ट्रिक्टेड होता है, सिर्फ और सिर्फ डिप्लॉयड सेल में देखने को मिलता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि हैप्लॉयड सेल में भी, जैसे सम सोशल इंसेक्ट, हनी बी और कुछ सम प्लांट्स जो है नीचे स्तर के प्लांट्स है उसमें हैप्लॉयड सेल में माइटोसिस देखने को मिलता है। ओके, तो इसको क्या लिखेंगे? माइटोसिस इज रिस्ट्रिक्टेड टू डिप्लॉयड सेल ओनली, यानी कि ये सोमैटिक सेल में देखने को मिलता है, सोमैटिक सेल में देखने को मिलता है। ओके, माइटोसिस इज रिस्ट्रिक्टेड, किसके लिए रिस्ट्रिक्टेड है? तो डिप्लॉयड सेल में ये माइटोसिस होता है। ओके, तो लेकिन कुछ एक्सेप्शन है। हाउएवर माइटोसिस इज also occur in small plants and some social insects like हनी बी। तो ये हनी बी में हैप्लॉइड सेल है, यानी कि माइटोसिस इज also occur in हैप्लॉइड सेल, ये हैप्लॉइड सेल में भी देखने को मिलता है, माइटोसिस होता है हैप्लॉइड सेल का भी। तो हाउएवर माइटोसिस इज आल्सो अकर इन हैप्लॉइड सेल ऑफ सम प्लांट्स, ये प्लांट्स लिखा हुआ है लास्ट में, तो ऑफ प्लांट्स लिख देते हैं जो स्मॉल है, ठीक, एंड सम सोशल इंसेक्ट दैट इज कॉल्ड हनी बी। ओके, तो ये है इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट। माइटोसिस की सिग्निफिकेंस की बात करें, इसका क्या इंपॉर्टेंस है? सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, इसके बारे में बात करते हैं। तो ये आपके सेल ग्रोथ में हेल्प करता है, 3 पॉइंट में पढ़ेंगे इसको। तो फर्स्ट इज ये सेल ग्रोथ में हेल्प करने में हेल्प करता है, सेल ग्रोथ करने में हेल्प करता है। तो इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो सेल का डिवाइड होता है ये माइटोसिस की वजह से होता है। तो इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ ऑफ सेल, तो ऐसे लिखिए ग्रोथ ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, इस प्रकार से लिखिएगा तो हो जाएगा। तो ग्रोथ ऑफ
मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इज ड्यू टू माइटोसिस। ये किसका कमाल है? माइटोसिस का कमाल है, इज ड्यू टू माइटोसिस। ओके, जैसे ये था, आप एक समय में एक जाइगोट थे, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म एक जाइगोट से ही उसका लाइफ स्टार्ट हुआ है, और वो जाइगोट के फॉर्म में था, तो इसमें क्या हुआ? माइटोसिस हुआ। इसमें माइटोसिस होते 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 आप लोग आज यहाँ इस प्रकार है। तो ये है जाइगोट, जिसमें क्या हुआ है? माइटोसिस हुआ है, माइटोसिस अकर हुआ है, माइटोसिस अकर, और आज इसके कमाल से, माइटोसिस के कमाल से आप ये है ऑर्गेनिज्म। तो ये ऑर्गेनिज्म, तो ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इसी जाइगोट से क्या है? आया है, जाइगोट, जाइगोट। ओके, तो एक सिंगल सेल से एक ऑर्गेनिज्म तक के पहुंचने के सफर कौन तय करता है? ये माइटोसिस की वजह से होता है। तो माइटोसिस यानी कि सेल का डिवीजन होते जाता होते जाता होते जाता, और बहुत सारे ट्रिलियन ऑफ सेल का फॉर्मेशन होता है, और एक ऑर्गेनिज्म का ये होता है। ओके, और ये सेकेंड नंबर की बात करें तो इसमें सेल रिपेयर करने में हेल्प करता है, सेल रिपेयर। ओके, जैसे आपके अपर लेयर ऑफ एपिडर्मिस, अपर लेयर ऑफ एपिडर्मिस, ब्लड वेसल्स, और लाइनिंग ऑफ गट, लाइनिंग ऑफ गट, गट का जो लाइनिंग होता है, इस तीनों का क्या होता है? कॉन्स्टेंटली सेल रिपेयर होता है, सेल रिमूव होते रहता है, सेल रिप्लेस्ड होते रहता है। तो कॉन्स्टेंटली सेल रिप्लेस्ड। ओके, और थर्ड वन इज, थर्ड यानी कि माइटोसिस का सिग्निफिकेंस, ये फर्स्ट था, ये सेकेंड था, यानी कि सेल का ग्रोथ कराने में माइटोसिस का कमाल है, सेल के रिपेयर कराने में वो माइटोसिस का कमाल है। और थर्ड वन इज, ये क्या चीज़ को मेंटेन करके रखता है? मेंटेन न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो को ये मेंटेन करके रखता है। ओके, मेंटेन न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, उसको ये मेंटेन करके रखता है। ओके, तो ये था आपका सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। आपको एक बार रिकॉल करा देते हैं कि इसका क्या इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस की बात करें तो पहले ही बता चुके थे कि माइटोसिस को बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। माइटोसिस को क्या बोलते हैं स्टूडेंट? इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन का क्या मतलब है कि सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इसमें प्रेजेंट है, पेरेंट सेल में और डॉटर सेल में सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम देखने को मिलता है। यानी कि अगर पेरेंट का सेल 2n है, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, तो डॉटर में भी क्या होगा? 2n देखने को मिला था, आपको बताए थे। और जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल होता है, यानी कि बोथ डॉटर सेल जीन आर आइडेंटिकल। क्या होता है? यानी कि डॉटर सेल का जीन, डॉटर सेल और पेरेंट का जीन क्या होता है? आइडेंटिकल होता है। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो माइटोसिस इज रिस्ट्रिक्टेड टू डिप्लॉइड सेल ओनली। ये रिस्ट्रिक्टेड होता है डिप्लॉइड सेल के लिए, ये सिर्फ और सिर्फ डिप्लॉइड सेल में देखने को मिलता है, सोमैटिक सेल में देखने को मिलता है, सोमैटिक सेल का ग्रोथ कराता है। और लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि हाउएवर इन माइटोसिस आल्सो अकर इन हैप्लॉइड सेल, ये हैप्लॉइड सेल में भी होता है, देखने को मिलता है, जैसे कि सम प्लांट्स हो गया, सम सोशल इंसेक्ट्स हो गया। ओके, जिसमें हनी बी हो गया, तो हनी बी में ये हैप्लॉइड सेल में ये होता है, हैप्लॉइड सेल में माइटोसिस देखने को मिलता है। ओके, तो एन से ये क्या बनाएगा? एन ही बनाएगा। अब हम लोग बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। तो इसका माइटोसिस का क्या सिग्निफिकेंस था, यानी कि क्या इंपॉर्टेंस है माइटोसिस का? तो माइटोसिस सेल ग्रोथ में कराने में हेल्प करता है, यानी कि ग्रोथ ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का जो ग्रोथ हो रहा है, हमारा आपका कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर का ऑर्गेनिज्म का जो ग्रोथ हो रहा है, वो किसके वजह से हो रहा है? ये माइटोसिस की वजह से हो रहा है। माइटोसिस के कमाल की वजह से ये माइटोसिस का ये क्या है? जाइगोट है। तो जाइगोट से ये माइटोसिस इसमें हुआ, जाइगोट में माइटोसिस होते रहा तो एक ऑर्गेनिज्म का ये फॉर्मेशन हुआ। ये ऑर्गेनिज्म आज ये आपके सामने यहाँ खड़ा है। सेल रिपेयर की बात करें तो अपर लेयर ऑफ एपिडर्मिस में, ब्लड वेसल्स में, लाइनिंग ऑफ गट में, ये गट है यहाँ पे लिखा हुआ, इसमें कॉन्स्टेंटली क्या होता है? सेल रिप्लेस्ड होते रहता है। मेंटेन न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, और ये क्या मेंटेन करके रखता है? न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो को मेंटेन करके रखता है। ओके, तो इसी के साथ आपका माइटोसिस कंप्लीट हो गया। हम लोग माइटोसिस में कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस को कंप्लीट किए और इसके सेल साइकिल को समझे। देन उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मियोसिस के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो जिस तरह से माइटोसिस को कराने में 2 लेक्चर लगा, जैसे कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में इसको कंप्लीट किए, कुछ उसी प्रकार जो है हम लोग मियोसिस को भी पार्ट 1 और पार्ट 2 में इसको कवर करेंगे। ओके, और ये 2 लेक्चर का और ये चैप्टर रह जाता है, तो इसको जो है नेक्स्ट लेक्चर में अब हम लोग मियोसिस से स्टार्ट करेंगे। तो इस आई होप कि आपको जो है माइटोसिस समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, रिवीजन करके आइएगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए PL2 लेकर आएंगे। तो ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय।